नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र के लिए एक बुरी खबर है। ये एक ऐसी खबर है जो सुनने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा। बल्कि आपका नहीं, ये समाचार ऐसे ही हैं कि इसको सुनने के बाद नेताओं को बड़ी शर्म आनी चाहिए। बात यह है कि मराठवाड़ा के विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर ने अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार औरंगाबाद में साल 2012 से लेके 2022 के बीच यानी लगभग 10 सालों में 8,719 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इसमें से 923 किसानों ने आत्महत्या इसलिए की है क्योंकि उन पर कर्जा बढ़ गया। 4,000 किसानों ने इसलिए आत्महत्या की है क्योंकि उनको किसानी करने के लिए पानी नहीं मिला और साथ ही उनके सर पे कर्ज था। और 1,000 जितने किसानों ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि उन्होंने अपने खेतों में पौधे तो लगा दिए, बीज तो डाल दिए, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पाया। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र का ये सिलसिला जो है ये बड़ा ही शर्मनाक है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि इस समय महाराष्ट्र में 1,05,754 किसान ऐसे हैं जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, इसे हम क्या कहें कि देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई शहर जिस राज्य का कैपिटल है, उस राज्य के किसान दिन ब दिन आत्महत्या कर रहे हैं। यह आंकड़ा हजारों में है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस वर्ष में यानी साल 2022-23 के दौरान बजट में किसानों के लिए 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि पिछले 10 सालों में 5 लाख करोड़ जितना रुपया किसानों के पीछे खर्च किया गया है। इतना कुछ करने के बाद भी न किसानों की आत्महत्या रुक रही है, ना ही किसानों के पास पैसे हैं। आखिर यह गड़बड़ झाला क्या है? क्या इसमें करप्शन है, नेताओं की मिलीभगत है, या फिर मौजूदा सरकार नक्कारी है? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कोठेकर जी जुड़े हैं। नरेंद्र कोठेकर जी नमस्कार। पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते हैं। महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट्स, जातिगत समीकरण, इन सब की मामलों की पूरी जानकारी इनके पास हरदम होती है। इस समय वो नवराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। नरेंद्र कोठेकर जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। नमस्ते। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है, तब भी लाखों किसान आत्महत्या करते हैं। ये क्या बात है? आपने एक बहुत ही दुर्भाग्यवश बोलना चाहिए, लेकिन एक अच्छे मुद्दे पे ये चर्चा आयोजित की है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। एक बात समझ लीजिए कि किसानों की आत्महत्या पिछले 2 दशकों से, यानी ये विषय 20 साल से हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। 20 सालों से हमारे नेता, हमारी सरकार, हमारे पूरे राजकीय जो नेतागण हैं, उस पे हमें कहते हैं कि हमने ये प्रावधान किया है, वो प्रावधान किया है। आप ही ने अभी आपके इसमें कहा कि करोड़ों रुपया किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए लगाया जाता है या तो उसका प्रावधान किया जाता है, लेकिन इसमें से किसानों के पास पहुंचता क्या? किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए, सुसाइड से रोकने के लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए, उसकी चर्चा तो होती है, दोनों सदनों में होती है। वो राज्य सरकार के सदन में भी होती है, उसकी चर्चा देश के संसद में भी होती है, लेकिन चर्चा का इम्प्लीमेंटेशन जहां होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं चूक है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान करता हूं कि अगर इसमें सेंध नहीं होता, इसमें चूक नहीं होती, तो आज सालों साल जो किसानों का आत्महत्या करने की जो आंकड़ेवारी है, वो हम अगर देखें तो वो हजारों में है। हमें ये संख्या कहीं ना कहीं घटती नजर आती
होती अगर ये प्रावधान होता। पैसा तो निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की फैमिली के पास या तो जिसको जिस चीज की जरूरत है, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा से या तो खुशी से अपना मरण नहीं करता। कुछ ना कुछ उसके पास समस्या होगी, जीने का सहारा कहीं ना कहीं टूटते नजर आता है। उसमें कई बार ये कहा जाता है कि विदर्भ में तो ज्यादा किसान, हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा जो कि महाराष्ट्र के दो महसूल विभाग है, उसमें ये किसानों की आत्महत्या की संख्या ज्यादा है। वो उसके कुछ कारण है। एक तो बराबर बारिश नहीं होना, दूसरी बात उनको पानी की समस्या है, या फिर बीज। कई बार आपने न्यूज देखी होगी कि बोगस बीज उनको दिए गए, तो उस कंपनियों पे कार्रवाई तो होती है, उनको उस कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है, लेकिन आप अगर अगले साल देखो तो सरकार से उन्हीं लोगों को ये परमिशन मिल जाता है। ऐसी कई चीजें हैं जिसपे सरकार ने एक कंप्लीट अपन जैसे ना एक्शंस लेनी चाहिए। वो पता नहीं मुझे, ये आज इतने सालों के बाद भी अगर हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि हम और कितने साल इस पे चर्चा करेंगे। ये अपना हमारे सबका एक दुर्भाग्य है कि हमें हर साल किसानों की आत्महत्या के ऊपर चर्चा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि एक मैं कंप्लीट करता हूँ। हाँ प्लीज। पीएम, हाँ, मोदी सरकार आने के पहले जब कांग्रेस सरकार थी, तब भी किसानों की आत्महत्या थी। 14 में मोदी जी का सरकार आया, 19 में वापस आया, उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज हम दोनों इस विषय पे चर्चा करने बैठे जिसमें किसानों का आत्महत्या, जिसे मराठी में बड़ी राजा कहते हैं, लेकिन यानी किसान जो है वो हमारा राजा है, वो हमें धान देता है, वो हमारी खाने की व्यवस्था करता है, या तो फिर हमें उसे अन्नदाता कहते हैं। यानी जो हमारे हमें जो लगने वाला अन्न है, जो चाहिए वो जो उगाता है या तो जो उसका रक्षण करता है, आज वही किसान अगर आत्महत्या करता है तो हमें हमारे लिए वो शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। मेरा थोड़े से पॉइंट पे फिर आता हूं कि इतने सालों के बाद भी ये व्यवस्था नहीं हुई है। आंकड़े जो है, प्रावधान जो किया गया है या तो योजना जो है, वो सिर्फ कागज पे है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक नहीं होता है। और इसीलिए मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ होता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें सेंध है, कहीं ना कहीं इसमें चूक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में होगी, वो नेताओं के फॉलोअप में होगी। तो जिस तरह किसानों के पास वो मदद पहुंचनी चाहिए, या तो मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र सरकार तो किसान की आत्महत्या होने के बाद उसके परिजनों को एक मुआवजा करके एक रकम दे देती है, लेकिन उससे क्या होगा? आदमी तो निकल गया, उस कुटुंब का, उस परिवार का जो करता धरता है, जो ये सब कुटुंब प्रमुख जिसे मराठी में कहते हैं, वो अगर निकल गया तो उस मुआवजे का क्या मतलब है? सरकार ने सो मलम पट्टी तो कर ली, लेकिन ये आत्महत्या रोकने के लिए जिस चीजें करनी चाहिए, आपने भी देखा होगा मयूर जी कि आप इतने सालों से, हम दोनों भी फील्ड रिपोर्टिंग कर चुके हैं, इतने सालों से इतने रिपोर्ट्स इस पे आ गए, इतनी बहस हुई, लेकिन आज की तारीख में देखोगे कि आज भी किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा कम नहीं हुआ है। हजारों का सैकड़ों में आना चाहिए था, सैकड़ों का न के बराबर में आना चाहिए था, लेकिन तादाद अगर आप देखें तो आंकड़े बढ़ती रहे हैं। तो मैं कहीं ये पूरी जिम्मेदारी कहता हूँ, ये अपना सिस्टम फेल्योर है। जी कहिए। सिस्टम फेलियर है ये आप कह रहे हैं। मेरे पास कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बगल में तेलंगाना राज्य है, जो हाल फिलहाल में मतलब कुछ ही एक दशक जितने वक्त में वो उसका जन्म हुआ है, जी, उसकी हालत विदर्भ से भी बुरी थी। विदर्भ से जुड़ा हुआ ही है, बेसिकली वो वहीं पर एक्सटेंडेड। मराठवाड़ा से जुड़ा। जी, लेकिन उस पूरे इलाके में, उस पूरे मराठवाड़िया से सॉरी, उस पूरे इलाके में, उस पूरे राज्य में 24 घंटे जो है वो किसानों को पानी मिल रहा है। उस महाराष्ट्र के साथ सटे हुए गुजरात में किसानों की पोजीशन ये है कि कुछ किसानों ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन दी और उन्हें 99 करोड़ का पैकेज मिला। जी, पूरे के पूरे देश में जितने भी बांध हैं, उसके 1/3 बांध सिर्फ महाराष्ट्र में है। जी, और पूरे
देश में बांध के माध्यम से जितना पानी स्टोर किया जाता है, उस पूरे कंट्री का टोटल पानी में से 1/3 पानी जो है वो महाराष्ट्र में स्टोर होता है। फिर भी हजारों किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि उनके खेत में पानी नहीं पहुंचा और उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। अब हमें किसे दोष देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार को? मयूर जी, मैं थोड़ा सा दुरुस्त आपको करता हूं इसमें। जैसे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में ही सेंध है। आपने अभी जो पानी की किल्लत क्यों है? आप अगर एक मोटा मोटा डाटा देखेंगे, पिछले साल भारी वर्षा हुई थी। हाँ, जो डैम गोसीखुर्द अपने महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है, वो कभी नहीं भरा था, वो पिछले साल भरा। आज की तारीख में आप बराबर 2 महीने पीछे अगर जाओगे तो गोसीखुर्द में ही पानी नहीं था। तो ये पानी चला कहां गया? तो मैं वही कह रहा हूं, इस पानी की भी चोरी होती है। जैसे कि अगर मैं इस इलाके का नेता हूं तो सिर्फ मैं और मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं उनके बाग बगीचे तक ही पानी आता है। तो ये पानी की चोरी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए पानी की चोरी, ये दो, जैसे अपन कहते हैं ना कि पानी सबसे पहले किसको चाहिए, तो पहले तो क्या था कि पहले पानी तो पीने के लिए चाहिए, सेकेंडरी खेत को चाहिए, फिर इंडस्ट्री को चाहिए। कई जगह पे ऐसा है कि जहां शहर की संख्या कम है या तो लोग तादाद में कम है, वहां पहला प्रेफरेंस क्या है, तो खेती के लिए पानी। लेकिन वो खेती के लिए पानी दिया जाता है। अच्छा, पानी छोड़ा भी तो उसके लिए जो आपने कहा कि तेलंगाना में 24 आवर्स बिजली है, तो हमारे पास बिजली की भी किल्लत है। हमारे किसान के पास अगर बिजली आती है वो रात को 2 बजे आती है और 4 बजे चली जाती है, यानी दिन भर में उसको बिजली नहीं। जब वो काम करना चाहता है तब बिजली नहीं। बिजली आ जाएगी तो फिर 5 दिन बाद आएगी, यानी उसको एक स्पेसिफिक टाइम भी नहीं है कि आपको बिजली मिलेगी। इसके गारंटी जो चाहिए ना कि नहीं, मेरे गांव में रात को 10 बजे बिजली आएगी, दिन भर नहीं चाहिए बिजली, चलो, लेकिन उसका कुछ शेड्यूल्ड है। आज एमएसपीसीबी को पूछने जाओ तो बोलते नहीं, थोड़ा सा लोड शेडिंग था, ये था, वो था। मेरा कहने का मतलब है, अगर इतने हजारों करोड़ रुपया अगर आप खर्चा करते हो तो उसका नियोजन होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में बिजली की कमी नहीं है। ऐसी बड़ी कुछ खबरें आई नहीं ना कि बिजली की बहुत ही किल्लत है। थोड़ा बहुत लोड शेडिंग बढ़ता है, वो तो गर्मियों के सीजन में बढ़ता है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा रहती है और सप्लाई कम रहता है, थोड़ी सी किल्लत होगी। लेकिन पूरे वर्ष में अपने पास लोड शेडिंग क्यों है? उस पे इतने सालों से हम लोग एक भी ऐसा एक उपाय नहीं निकाल सके कि मेरा किसान इस, या तो फिर विदर्भ और मराठवाड़ा का अगर आप बात करना चाहे तो वहां के किसान को अच्छी तरह बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजली होगी तो वो पंप चलाए। सिर्फ पानी छोड़ने से काम नहीं होगा। एक तो उन्हें पानी देना चाहिए, वो पानी दिया नहीं जाता क्योंकि पानी की चोरी होती है। और अगर हम देखें तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जहां पे लग रहे हैं उनको पानी पहले दिया जाता है। प्रोजेक्ट लगने चाहिए, उसमें मैं उससे मेरा दुमत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट लगेंगे तो रोजगार उपलब्ध होगा तो उस शहर का, उस गांव का विकास होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट 50 एकड़ में लगा है तो उसके आजू बाजू में 950 एकड़ जमीन बागायती है, यानी खेती करते हो, तो उनको भी पानी मिलना चाहिए। लेकिन बड़े इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ साठ इंडस्ट्री के लिए ले लेते हैं, जो कि उनको अगर 1/4 देना है तो 2/3 ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को पानी कम ही जाएगा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि गोसीखुर्द जैसा डैम जो सबसे बड़ा डैम है, वो पिछली बार अगर ओवरफ्लो हुआ था। अच्छा, दूसरी एक बात, पिछली बार का बारिश लेट था, यानी पानी लगभग दिवाली तक था, भर रहा था। दिवाली से लेके मार्च तक पानी कैसे खत्म हुआ? ये इस पे कुछ ना कुछ किसी ने एक अभ्यास करना चाहिए ना। किसानों की आत्महत्या, सरकार बोलेगा कि ना हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहने में बड़ी चीजें हैं, हमें, मेरे लिए, एक किसान के लिए बड़ी चीजें है, लेकिन अगर सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये छोटी छोटी चीजें, तो कैसा है ना कि आपके घर में एक बर्तन होता है, उसमें आप पानी भरते रहोगे, लेकिन उसके अगर छेद नहीं मिटाओगे तो आप कितना भी पानी भरोगे वो पानी निकल जाने वाला है, क्योंकि उसके वो बर्तन में लगे हुए छोटे छोटे जो छेद रहते हैं ना, वो बहुत सारा पानी बहाते हैं। एग्जैक्टली वो मैं कह रहा हूं कि आपने जो जिक्र किया, हजारों करोड़ रुपए आ गए किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए।
लेकिन उसका इंप्लीमेंट क्या होता है? मुझे एक उनका सेंटेंस याद है जो राजीव गांधी जी ने कहा था, स्वर्गीय पंतप्रधान जी, कि अगर 1 रुपया खर्चा होता है सरकार का, तो उसमें का सिर्फ 15 पैसे उस आदमी तक पहुंचते हैं। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 15 पैसे पहुंचे, बेचारे के पास 8 पैसा भी नहीं पहुंचता हो। तो कहीं ना एक, कहीं एक सवाल है नरेंद्र कोठेकर जी, बीजेपी हमेशा सुशासन में विश्वास करती है। जी पिछली पूरी की पूरी टर्म बीजेपी को 5 साल तक मिली, महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री लगातार 5 साल तक, इसके पहले एक ही इंसिडेंट है और बाद में सीधे ये हुआ देवेंद्र बिल्कुल कई फडणवीस। सालों के बाद कई साल, देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरी टर्म पूरी बिल्कुल की। जी बिल्कुल। और अब की बार भी वो सरकार, ये क्या बात है कि ये 7 साल में भी बीजेपी नहीं कर पाई। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य बनाया था कि अगले चुनाव से पहले सारे किसानों की आय दुगनी की जाएगी। यहां पे तो आत्महत्या हो रही है। मैं वही आपको बात बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी की केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, तो कहावत है ना, बल्ले बल्ले दोनों जगह एक ही सरकार, तो भी महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या होती है। इसका कारण यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे जो नियंत्रण होना चाहिए, उस तरह का नियंत्रण कहीं ना कहीं नहीं है। ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे कई योजनाएं किसानों के भलाई के लिए हम अनाउंस तो कर लेते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा इम्प्लीमेंट वो योजना अगर कार्यान्वित हो भी गई, तो उस आखिरी आदमी तक क्या वो पहुंचता है? अगर 10 रुपया सरकार ने आज डिक्लेयर किया कि 10 रुपया इस किसान को देना है, तो वो 10 रुपये किसान तक पहुंचने तक जितने हर्डल्स है बीच में, इसमें हर्डल्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सरकारी है। कैसे रहता है कि मयूर भाई, कि जैसे एक एमएलए, एक वहां का एक एमएलए है, वहां का एक एमपी है, वहां का ग्राम सेवक से लेके जो भी नेतागण, राजकीय नेतागण, जिसको हम लोक प्रतिनिधि कहते हैं, जो जिसे हम चुन के देते हैं, क्या वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर 10 रुपया नरेंद्र कोटेकर के घर के लिए प्रावधान किए गए योजना में, किसी योजना के तहत, तो वो 9 रुपया, 10 रुपया ही नरेंद्र कोटेकर तक पहुंचने चाहिए। आज की तारीख में पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते, किसी भी योजना में नहीं पहुंचते। ये अपना दुर्भाग्य है। करप्शन है, जिस जहां हम करप्शन की चर्चा करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि करप्शन किस देश में नहीं है। मैं मानता हूं कि हर देश में करप्शन है, लेकिन करप्शन का परसेंटेज, जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85 पैसा आप लोग खा रहे हो और 15 पैसे ही उस आदमी को मिल रहा है, तो आज की तारीख में वो बेचारे को 15 पैसे भी नहीं दोगे आप उसमें। इसलिए नेता खा रहा है क्या? कोई ग्राम सेवक है, कोई ग्राम पंचायत का है, जिला परिषद का आदमी है, बीडीओ है, तहसीलदार है, कलेक्टर, जो भी आदमी इस व्यवस्था में जुड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं चाहते कि उस आदमी को, जिससे ये मदद मिलनी चाहिए, जिस किसान को ये मदद मिलनी चाहिए, कि जिस किसान को 10 रुपए मिलना चाहिए, वो 10 रुपया मिले या नहीं मिले। अच्छा, अपनी पूरी जनसंख्या के ध्यान में देखते हुए, जनसंख्या अपनी करोड़ों में है, करोड़ों में है। अच्छा, मरने वाले किसान फिलहाल दुर्भाग्यवश आंकड़ा कम है, लेकिन वो होना भी नहीं चाहिए। मेरा एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, मेरी धारणा है। ये आपकी भी होगी, सबकी होगी, एक भी बिल्कुल। किसान ने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो आज हजारों में समझो, इस साल का मेरे ख्याल से आंकड़ा 3,000 कुछ ऐसा है जिन्होंने आत्महत्या की इस वर्ष में, तो 3,000 को नियंत्रित करना या तो उसका एक रिकॉर्ड बनाना ये मुमकिन नहीं है। ये जरूर मुमकिन है कि अगर ये इन्होंने की है तो उनका बैकग्राउंड क्या था, उसके आजू बाजू के गांव में क्या समस्याएं थी, उस समस्या का निराकरण कैसे गए। जैसे आपने देखा होगा ना, पिछले बार अपने को जल सिंचन घोटाला, ये क्यों घोटाले क्यों होते हैं, उसमें डिफेक्ट क्यों होता है? आप महाराष्ट्र से हो मयूर भाई, महाराष्ट्र में 1999 में जब बीजेपी और युति की पहली सरकार आई, तब कृष्णा खोरे महामंडल बना। बिल्कुल। उस कृष्णा खोरे महामंडल का उद्देश्य क्या था? कि जो पानी बह के जाता है, वो पानी उस टापू में रहे और किसान को उसकी मदद हो। आज की तारीख में भी, आज की तारीख 99 से लेकर आज 2023 चालू है, कृष्णा कोरे महामंडल का काम पूरा हुआ? नहीं नहीं हुआ हुआ। है, नहीं हुआ। तो ये हाँ, ये जिम्मेदारी किसकी है? जो जो सरकारें आती है, जो जो लोक प्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने नदी जोड़ प्रकल्प का ऐलान किया था।
नदी जोड़ प्रकल्प, जो पानी नदी से बह के समुद्र में जाता है उसको रोको या तो उसको डाइवर्ट करो, जिसपे विखे पाटिल जी ने बहुत सारा काम किया था। हाँ, उसके बाद में सुरेश प्रभु जी ने काम किया उस मुद्दे, इस योजना पे। ये योजनाएं क्यों पूरी नहीं होती? मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, एक एक औसत रहता है ना, 10 में से 2 लोगों को ये करना ही नहीं है, क्योंकि ये अगर करोगे तो उसका समस्या का निराकरण होगा। अगर समस्या का निराकरण होगा तो फिर हमें पैसा नहीं खाने मिलेगा। यानी जैसे है ना कि हम अगर किसी समस्या का हल निकाले तो फिर हमारा क्या होगा, जो खाने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं, जिसे हम लगातार कहते हैं सरकारी लालफित, ये सरकारी लालफित ही है जिसके कारण किसानों की आत्महत्या रोकी जा सकती है। अच्छा, ये सरकारी लालफित को कौन बदल सकता है? तो जो रूलिंग पार्टी है वही उस सरकार लालफित को बदल सकती है। सिर्फ उसके लिए एक सोच होनी चाहिए, या तो फिर हमें करना ही है। जैसे मैं एक मजाक में कहता हूं, मुख्यमंत्री वैसे होना चाहिए, नेता वैसे नहीं, नायक फिल्म जैसा, कि जो करना चाहता है, मुझे करना, या बराबर कि नहीं, मुझे करना है। इस जी, आप नरेंद्र कोटेकर जी, आप नायक फिल्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री जो है वो लगातार बदल रहे हैं, कल रहेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये व्यवस्था है कि आज के हमारे नायक को, जो कि मुख्यमंत्री या तो कोई भी किसी भी पद पे हो, उसको ये पता नहीं मैं आज नायक तो हूं, कल कहीं खलनायक ना बन जाऊं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसी वजह से जो अस्थिरता सरकार में, जब अस्थिर, जैसे आपने जिक्र किया कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही, जब स्थिर सरकार आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप हिलता है। अगर सरकार स्थिर नहीं हुई, अगर नेतागण अच्छे नहीं रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अपनी चलाते हैं। मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, कभी सभी आईएएस ऑफिसर को दोष नहीं देता हूँ। इसमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने कई मात्रा में इसके ऊपर काम किया है। लेकिन अगर उनकी पोस्टिंग बदल गई या तो फिर किसी वश वो दूसरी डिपार्टमेंट चले गए, तो फिर वही काम फिर से शुरू हो जाता है। ये कहीं ना कहीं अपने को बदलना चाहिए। हमें हमें सबको, हम शहर में रहे तो क्या हुआ, लेकिन हमें सबको हमारा किसान भाई क्यों आत्महत्या कर रहा है, इस पे सभी ने सोचना चाहिए। और वो ना पॉजिटिव एंगल से सोचना चाहिए। जैसे एक विदर्भ मराठवाड़ा की बात कहता हूँ, ये भी एंगल है कि कोंकण में देखो आत्महत्या नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, कोंकण में बहुत सारी खेती होती है क्या? तो पश्चिम महाराष्ट्र कोंकण से सटा हुआ है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में जितने जिस तरह से की खेती होती है वो कोंकण में नहीं होती। कोंकण की जमीन तो बिल्कुल बहुत सुंदर है, कोंकण में बारिश भी बहुत होता है, लेकिन वहां का किसान एक अपने आप में खुश है कि मुझे जो मिलता है, मुझे आधी रोटी मिली तो मुझे आधी रोटी। मैं ये नहीं कहता हूँ, किसी किसान को मैं दोष नहीं दे रहा, लेकिन एक कारण हमें समझने भी चाहिए, विदर्भ मराठवाड़ा में खेती के क्या वहां करना चाहिए। अच्छा, विदर्भ और मराठवाड़ा में कितने जिले होंगे? 18 जिले। अच्छा, उस जिलों में कितने तालुका होंगे? उसको हम इतना, अगर हम चांद्रयान 3 की बात करते हैं, तो क्या इसका परीक्षण नहीं हो सकता? इसका निरीक्षण नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। तो मैं वही मेरी बात पे आ रहा हूँ, हमें सब में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में वो इच्छा शक्ति नहीं है कि हमें ये रोकना है। अगर उनमें अगर इच्छा शक्ति जागरूक हो जाए, पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आ रहा है। आज भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए पैसा आता है, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंट होते हुए जिस आखिरी किसान को, आखिरी आदमी को पैसा पहुंचना चाहिए, या तो उस पर एक अमल होना चाहिए, वो अमल नहीं होता। आज देखो, आप अगर आपके गांव के घर के बाजू में, आपके खेत में कुआं खोदना चाहते हो, उसके लिए योजना है। आपको नल पानी योजना चाहिए, उसके लिए योजना है। लेकिन कितने लोग इससे अवगत है? अच्छा, अवगत भी है तो आप सरकारी दफ्तर में चले जाओ मयूर भाई, आपको अगर 1 लाख रुपया उस योजना से मिल रहा है, तो सामने वाला आपको 10,000 कम देके 90,000 ही देगा। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ ना कुछ आपसे भ्रष्टाचार ने तो इस देश में अपनी नींव ठोक दी है। कोई भी ये काम बिल्कुल बिना भ्रष्टाचार के हो कहाँ रहा है। बिल्कुल। आज हम कहते हैं कि आपकी भूमि का सर्वेक्षण सैटेलाइट से होगा, लेकिन आप आपकी जमीन का दाखला लेने जाओ, आपको 500 नहीं रुपए मिलता। देना पड़ता है मयूर भाई, नहीं बिल्कुल। मिलता। तो वो जो किसान है जो गांव में रहता है, वो किसी कारणवश अगर उसको समझो इस साल उसका खेत नहीं हुआ, तो अगले साल ये बीज डालने के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए, वो बैंकों के चक्कर काटता है, उसको कर्जा नहीं मिलता। अगर वो बैंकों के कच्चे चक्कर काटते काटते किसी दाखला, अगर कोई सर्टिफिकेट उसको चाहिए, उसके लिए तहसील कार्यालय में जाओ तो उसको 500 रुपए पहले देने पड़ते।
ये कहीं ना कहीं रोकना चाहिए ना। हम ना, मैंने जैसे कहा कि ये जो छोटे छोटे छेद है ना, वो हमें पहले बंद करने चाहिए। मंच पर भाषण देना इजी है, आसान है कि किसान की आत्महत्या रोकनी चाहिए, हमारी सरकार ने ये किया, किसी की भी सरकार, मैं अभी ना पार्टी लेवल पे नहीं बात कर रहा, हमारी मानवता ही खत्म हुई है किसान के बारे में। हमें ये लगता है कि 150 रुपया टमाटर हुआ, किसान बहुत कमा रहा है। भाई साहब, किसान नहीं कमा रहा है, ये जो बीच वाले व्यापारी है ना, वो पैसा कमा रहा है, स्टॉकिस्ट कमा रहे हैं, स्टॉकिस्ट कमा रहे हैं। मेरे किसान भाई को टमाटो का जितना खर्चा किया ना, वो 20 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा है उसको। 2 या तो रुपए कई किलो सालों पे के आज से 6 महीने पहले किसानों ने टमाटर बेचे थे और प्रोटेस्ट में उन टमाटरों को सड़क पर फेंक दिया था, और आज उस टमाटर की कीमत 150 रुपए प्रति किलो है। बिल्कुल। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम। आज महाराष्ट्र में जो भी बाजार समितियां बनी है, मार्केट कमिटीज किस लिए बनी है? तो किसानों के हित के लिए बनी है ना, सभी मार्केट कमिटीज। लेकिन एक भी कमेटी मुझे बताइए जो किसान के हित में काम करती है? एक भी काम नहीं करती। उस किसान को जितनी लागत लगती है, उसका उत्पाद करने के लिए जितनी लागत लगती है, जैसे मैंने मेरे खेती में टमाटर ही लगा दिए, उसका मुझे खर्चा 1000 रुपया है, तो उसका हक है कम से कम उसको 1000 रुपया मिले। आज उसको सिर्फ 100 रुपया मिल रहा है, यानी 900 रुपया घाटा सिर्फ बीज, पानी का बिल वगैरह, उसकी जो मेहनत है ना, उसने बेचारे ने पैसा ही नहीं लगाया। तो उस पर हमें सोचना चाहिए ना। अच्छा, हम अगर इतना बोलते हैं ना, जैसे इतना विकास, ये वो सब बातें मंच पे सब बातें करते हैं, तो सिर्फ विदर्भ और मराठवाड़ा में अगर आत्महत्या हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा आत्महत्या प्रवण क्षेत्र वही है, विदर्भ और मराठवाड़ा, ना कि उत्तर महाराष्ट्र में, ना तो पश्चिम महाराष्ट्र में। कोकण में तो बहुत ही, आप देखेंगे तो एक स्टैटिस्टिक देखेंगे तो कोकण में बहुत ही कम है, ये न के बराबर है। तो सिर्फ विदर्भ और मराठवाड़ा सेंट्रिक करके उस पर काम नहीं हो सकता? बिल्कुल काम हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारी ही इच्छा शक्ति नहीं है, हमें ही ये पूरा नहीं काम करना। जिससे रहते हैं ना कि मराठी में कहावत है, मागील पानावरून पुढे, बस वो चलते रहेगा, क्योंकि वो अगर चलते रहेगा, आपको भी पता है भली बाती, तो पैसा आते रहेगा, और तो पैसा बिल्कुल आते रहेगा आप तो सही कह रहे करप्शन हैं, बढ़ता रहेगा। पूरी तरह से ये करप्शन की गेम है। आपने डिटेल में बताया, हर एक मामले पर जानकारी दी हमें, सिस्टम फेलियर से लेके पॉलिटिकल विल फेलियर के बारे में बताया। आप हमारे इस शो में आए, नरेंद्र कोठेकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र में लगभग 1.5 लाख जितने किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। यह रिपोर्ट खुद सरकारी अधिकारी ने बनाया है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सौंपा है। कितने शर्म की बात है कि जिस राज्य में एक तरफ किसानों की आत्महत्या हो रही है, दूसरी तरफ सारे नेता मुख्यमंत्री बनने की रेस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कहीं पार्टी तोड़ी जा रही है, कहीं पार्टी टूट रही है, कहीं कोई जन समर्थन जुटा रहा है, तो कहीं कोई अपने घर पे बैठा है। लेकिन हकीकत यह है कि किसानों की चिंता किसी को भी नहीं। इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट यानी महाराष्ट्र, जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वहां पर किसान बिल्कुल, उनकी हैसियत जो है वो कीड़ों मकोड़ों जितनी कर रखी है। और दुख की बात यह है कि देश की आर्थिक राजधानी, जहां से भारत देश को करीब 40% जितना टैक्स मिलता है, उस जगह पर ऐसी अवस्था आना, ये अपने आप में शर्मनाक है। नरेंद्र कोठेकर जी, आप इस शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।